हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका BHDS 184 का है। जी हाँ, महामारी विज्ञान। और इसमें आज हम जो है ब्लॉक 1 में यूनिट 5 लेंगे। उद्घोषणा, कंपेयरिंग, वार्ता, भेंट वार्ता, परिचर्चा और वार्तालाप, और सिर्फ लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। तो इसमें उद्घोषणा क्या है, कंपेयरिंग, वार्ता, भेंट वार्ता, ये सब क्या है इसको जरूर हम जानेंगे। वार्ता के आवश्यक तत्व हम देख लेंगे। ठीक है। साक्षात्कार जो इंटरव्यू होता है उसकी तैयारी कैसे की जाती है, भेंट वार्ता के समय सावधानियां क्या रखी जाती हैं, इन चीजों को हम देखेंगे जो हमें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं उद्घोषणा। उद्घोषणा क्या कहलाती है? ओके, राइट। तो रेडियो केंद्र जब हम सुनते हैं और तब एक आवाज हमें सुनाई देती है, यानी जब हम रेडियो को ऑन करते हैं, मीडियम वेव इतने दशमलव इतने मीटर अर्थात इतने किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का अमुक केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी तीसरी सभा के प्रसारण। हम जब रेडियो सुनते हैं तो इसी तरह की कुछ आवाज हमें सुनाई देती है और ये हमारी आकाशवाणी है ना। तो यही उद्घोषणा कहलाती है, यानी रेडियो को सुनते वक्त स्टार्टिंग में जो आवाज हमें सुनाई देती है वो एक उद्घोषणा होती है, और वो ये हमें बताती है कि वो किस जगह, यानी ये आवाज जो उद्घोषक की आवाज होती है ये रेडियो केंद्र की पहचान बन जाती है। ठीक है। तो किसी भी रेडियो केंद्र के प्रसारण की शुरुआत उद्घोषक के स्वर से होती है और समापन भी उद्घोषक की आवाज से होती है, और उद्घोषक की आवाज रेडियो केंद्र की पहचान बन जाती है। वह हजारों परिवारों का एक सदस्य सा बन जाता है। वह न केवल प्रसारण केंद्र का परिचय देता है बल्कि हर एक कार्यक्रम के समय एवं नाम की भी उद्घोषणा करता है। जैसे बताया जाता है कि इस वक्त इस टाइम पे इतने बज के इतने मिनट पर यह कार्यक्रम प्रस्तुत होगा, इस टाइम पे इतने बज के इतने मिनट पर यह कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। तो वह कई संगीत कार्यक्रमों की कंपेयरिंग यानी प्रस्तुति भी करता है। यानी उद्घोषक का कार्य प्रसारण केंद्र पर बहुत महत्व का होता है। ठीक है। तो उद्घोषक के लिए ध्यान देने योग्य बातें क्या हो सकती हैं? एक अच्छा उद्घोषक ही अच्छी उद्घोषणाएं कर सकता है और अधिक से अधिक श्रोताओं को प्रसारण केंद्र से जोड़ सकता है, प्रशंसक बना सकता है। ठीक है। तो अच्छी उद्घोषक की क्या विशेषताएं हो सकती हैं उन पर देखते हैं हम। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं उसकी विशेषताएं जो एक अच्छी उद्घोषक की होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे प्रसारण योग्य स्वर। सबसे पहली बात, प्रसारण योग्य स्वर यानी आवाज, क्योंकि रेडियो का जो माध्यम होता है वो श्रव्य माध्यम होता है, यानी सब कुछ आवाज के सहारे ही चलता है, क्योंकि हम वहां पर सिर्फ आवाज सुनते हैं। तो आवाज कर्णप्रिय आकर्षक उद्घोषक के लिए अनिवार्य होती है। मतलब आवाज कर्णप्रिय होनी चाहिए, सुनने वाले को लगे कि हाँ कुछ अच्छा सुना जा रहा है, उसके कानों को प्रिय लगे। ठीक है। तो आजकल अच्छे रिकॉर्डर के उपलब्ध होने के कारण बोलने एवं आवाज को अच्छा बनाने का अभ्यास आसान हो गया है। तो आजकल तो रिकॉर्डिंग भी जो है वो अच्छी बनाई जा सकती है। तो प्रसारण योग्य पहले स्वर होना जरूरी है एक अच्छे उद्घोषक के लिए। फिर दूसरा देख लेते हैं, शुद्ध उच्चारण। रेडियो केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों में उच्चारण की शुद्धता बहुत अधिक महत्व रखती है, क्योंकि लाखों लोग जो होते हैं वो आकाशवाणी को के लिए मानक माना जाता है, लाखों लोगों के लिए, और सही उच्चारण सीखने का लोग प्रयास करते हैं। ठीक है। गलत उच्चारण से शब्द का मतलब भी गलत निकल जाता है, क्योंकि वहां पे जनरली लोग न्यूज सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, तो वहां पे शब्दों का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है। हिंदी शब्दों की बात करें तो फूल को फूल अंग्रेजी के एक एफ ध्वनि बोल देते हैं। ठीक है ना। जबकि फूल माने मूर्ख होता है, फल को लोग फल बोल देते हैं, जबकि फल तो चाकू की धार को कहते हैं। तो अक्सर लोग शा को सा बोल देते हैं, तो बहुत अखरता है। इसलिए आकाश को जैसे आकाश आकाश है ना, आकाश बोलकर उसे छोटा कर देते हैं, गृह मंत्री को गृह मंत्री बोल देते हैं। तो इसलिए शुद्ध उच्चारण पर विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। स्कूल को स्कूल नहीं बोल सकते, स्कूल स्कूल ही है और स्त्री स्त्री ही है। तो शुद्ध उच्चारण का विशेष तौर पर यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वो चीजें बोली जाती है। तो रेडियो उद्घोषक के लिए अनेक उर्दू शब्दों का प्रयोग भी अनिवार्य होता है। वह अपने आलेख में भले ही खत की जगह
पत्र शब्द का प्रयोग करे, किंतु फिल्म आखिरी खत का नाम तो उसे लेना ही पड़ेगा। कभी खुशी कभी गम में खा और गा के नीचे नुक्ता लगा होता है। यदि गम को गम बोला जाए तो वह दुख की बजाय गोंद बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर नुक्ते के कारण अर्थ में कैसा बदलाव हो जाता है, तो शुद्ध उच्चारण जरूरी हो जाता है। ठीक है, जैसे दिया है, खुदा ने बचाया वरना गहरा गड्ढा खुदा था। अब वो एक खुदा वो हो गया ऊपर वाला, एक खुदा यानी गड्ढा जो खुदा हुआ है। आज के जमाने में रौब जमाने से काम नहीं चलता। जमाना मतलब दुनिया और जमाने का मतलब रौब जमाना, पैर जमाने वाला। गलती से बर्फ खुली रह गई और गलती रह गई। गलती यानी मिस्टेक और गलती यानी पिघलती रह गई। तो इस तरह की जो गलतियां हैं, तो इसीलिए जब शब्द बनाए जाते हैं तो बहुत सोच समझ के शुद्ध और सही लाइन में बनाए जाते हैं और रखे जाते हैं। ठीक है, फिर स्वर में उतार चढ़ाव। उद्घोषक को उद्घोषणा पढ़नी नहीं होती बल्कि लाखों लोगों को सुनानी होती है। तो स्वाभाविक है उसे ऐसा बोलना है कि हर श्रोता ये समझे कि उद्घोषक उसी से बात कर रहा है। उसे हर शब्द में भावनाएं पिरोनी पड़ती है। अपने स्वर में बोलने के अंदाज में ऐसी विनम्रता, प्रेम, आत्मीयता भरनी होती है कि श्रोता से एक गहरा रिश्ता बन जाता है। जनरली हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति, चाहे वो उद्घोषक हो उद्घोषिका हो, वही पेश करते हैं और वो हमारे फेवरेट बन जाते हैं। वो कार्यक्रम उनका फेवरेट बन जाता है। ठीक है ना, तो छोटा सा 5 से 5 शब्दों के उतार चढ़ाव का वाक्य पढ़ा देते थे। यहाँ पे उद्घोषणा में शब्दों में उतार चढ़ाव का विशेष तौर पे महत्व होता है। बोलने का लहजा जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। भक्ति संगीत के कार्यक्रम की उद्घोषणा का लहजा निश्चय ही हास्य व्यंग कार्यक्रम की तरह तो नहीं हो सकता, कुछ अलग ही होगा ना। तो यहाँ पे शब्दों में उतार चढ़ाव भी होता है। फिर उत्तम सामान्य ज्ञान, ये जो हेडिंग है इनको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, रेडियो केंद्र से भिन्न भिन्न विषयों पर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, इसलिए अच्छी सटीक उद्घोषणा लिखने के लिए उत्तम श्रेणी का सामान्य ज्ञान जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि रेडियो केंद्र से नए नए चुने अस्थायी उद्घोषक ने उद्घोषणा की अब आप शमशाद खां से सारंगी गायन सुनेंगे, स्वाभाविक है रेडियो केंद्र उपहास का पात्र बनेगा। ठीक है ना, एक केंद्र के उद्घोषक ने एक गजल सुनाई जिसके गायक ने ही से लिखा भी था, इसलिए रिकॉर्ड में शायर के नाम के आगे अंग्रेजी में सेल्फ लिखा था यानी स्वयं। तो यहाँ पर उद्घोषक ने उद्घोषणा कर दी। इस गजल के गायक थे का और शायर थे सेल्फ। ऐसी गड़बड़ियां सामान्य ज्ञान के भाव में ही होती है। ठीक है ना, नज़म या नगमा को भी उद्घोषक गजल बना देते हैं, जबकि तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो कई बार कंपेयर अचानक आए नहीं तो उद्घोषक को ही कंपेयर का दायित्व संभालना पड़ता है। ठीक है, तो उत्तम सामान्य ज्ञान एक जो नॉलेज होता है सामान्य स्तर का, कौन क्या कहाँ पे क्या बोलना है, वो जरूरी हो जाता है। और ये तब नहीं हो पाता है जब कंपेयर करने वाले वहां पर नहीं होते हैं। आलेख लेखन की क्षमता, तो उद्घोषक को उद्घोषणाओं को आकर्षक रोचक बनाने के लिए भाषा की गहरी पकड़ होनी चाहिए। आलेख तैयार करने की भी क्षमता उनमें होनी चाहिए और अच्छी भाषा के बलबूते उसमें वो बहुत कुछ नयापन ला सकते हैं। नहीं तो वो घिसी पिटी उद्घोषणा बार बार उसमें दोहराते रह जाएंगे। खास तौर पे फिल्म संगीत के व अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय अच्छे आलेख के लिए अच्छी भाषा और लेखन की कुशलता का परिचय देना होता है। ठीक है, तो ये पहला हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया, उद्घोषणा और उद्घोषक जो होते हैं उनके लिए ध्यान देने योग्य बातें या उद्घोषक की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, चलिए अगला में यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, कंपेयरिंग क्या कहलाती है? तो देखिए, जैसे ही उद्घोषक रेडियो केंद्र की फ्रीक्वेंसी इत्यादि बताकर किसी कार्यक्रम की उद्घोषणा करता है, जैसे कि लीजिए अब प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम घर संसार, वैसे ही कंपेयरिंग की भूमिका प्रारंभ हो जाती है। कंपेयर की भूमिका प्रारंभ हो जाती है। कंपेयरिंग यानी कि कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण। तो कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है? कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण। तो कंपेयर को एंकर भी कहते हैं और उर्दू में मेजबान तथा अंग्रेजी में होस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो कंपेयर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? एंकर, होस्ट और मेजबान जो कार्यक्रम को संचालित करते हैं। तो कंपेयर की भूमिका समझने के लिए मान लीजिए कि एक कवि सम्मेलन का उदाहरण ले लेते हैं।
तो संचालक की कविता से जनता को परिचित कराना होता है। जो कविता सुनाई गई है उसके बारे में कुछ पंक्तियां गुनगुनाना होता है, फिर कवि को बुलाना होता है, माहौल जमा रहे तो कुछ रोचक किस्से भी बीच में उनको सुनाने होते हैं, लतीफे वगैरह सुनाने होते हैं। तो कवि सम्मेलन की सफलता बहुत कुछ उनकी बढ़िया भूमिका पर डिपेंड करती है। कोई कार्यक्रम होता है, हम देखते हैं सारेगामापा ले लीजिए, लिटिल चैम्प्स ले लीजिए, ठीक है ना, और भी बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं जिनका होस्ट किया जाता है। तो होस्टिंग हम देखते हैं जनरली कॉमेडी होती है, हंसी मजाक होते हैं। तो होस्टिंग के ऊपर भी जो होता है कार्यक्रम क्या होता है डिपेंड होता है, तो वो कंपेयरिंग कहलाता है। तो कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ उसकी कंपेयरिंग पर भी निर्भर करती है। हम लोग देखते भी है, पसंद भी करते हैं, हंसी मजाक चलता रहता है, जो जजेस होते हैं उनसे हंसी मजाक चलता रहता है, कुछ हंसी मोमेंट फनी लेके आते हैं वो, तो ये कंपेयरिंग कहलाता है। ठीक है, तो कंपेयर का मतलब क्या हो गया, कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण, और कंपेयरिंग का मतलब कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण, जो कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं, किसी भी कार्यक्रम को ले लीजिए। और कंपेयर का मतलब एंकर हो जाता है, मेजबान और होस्ट। ठीक है, ओके। जैसे शुरू में ही महिलाओं के कार्यक्रम घर संसार का जिक्र किया। मान लीजिए 30 मिनट के इस कार्यक्रम में 2 टेप बजने हैं, माँ के दूध के महत्व पर डॉक्टर से भेंट वार्ता, और दूसरा हो गया कवियत्री का कविता पाठ। इन दोनों आइटमों की कुल अवधि 13 मिनट है। बाकी के 17 मिनट में गाने बजने तथा कंपेयरिंग की जानी है। तो महिला कंपेयर कार्यक्रम के संकेत धुन के बाद महिला श्रोताओं से कुछ मौसमों की, बच्चों की पढ़ाइयात के बारे में कुछ खबरें लेंगी, श्रोताओं का मूड हल्का फुल्का बनाने के लिए छोटा सा गीत, लोकगीत सुनवा देंगी। फिर वह छोटी सी रोचक भूमिका बनाकर महिलाओं को माँ के दूध के महत्व वाली भेंट वार्ता सुनाएंगी। फिर कोई छोटा सा गीत सुनाकर कोई उपयोगी जानकारी दे देंगी, कविता पाठ का मूड बनाएंगी, फिर वह टेप बजवाएंगी, तो कुछ विशेष पंक्तियां दोहरा सकती। तो ये क्या होता है, ये कंपेयरिंग होती है। तो ये कार्यक्रम को रोचक बनाते हैं। ठीक है ना। और इसी तरह कार्यक्रम अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों में अलग कंपेयर करते हैं। बच्चों के कार्यक्रम के कंपेयर बच्चों की उम्र, भावनाओं, आवश्यकताओं के अनुसार होता है। कृषि कार्यक्रम कंपेयर किसान भाइयों से ग्रामीण बोली बातचीत में करते हैं, चौपाल वगैरह जैसे आते हैं। लोकगीत सुनवाते, उपयोगी जानकारियां देते हैं। कंपेयर के लिए उद्घोषक की तरह भाषा, पूरी पकड़, सही उच्चारण, धारा प्रवाह, बोलने की महारत, आलेख लेखन की कुशलता से गुण होने चाहिए। तो जो एक उद्घोषक के गुण होते हैं, विशेषताएं होती है, वही आप कंपेयर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपेयर को पूरा, यानी कि होस्ट को पूरा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के कारण अपनी कुशलता दिखाने का अवसर मिल जाता है, और जिससे कंपेयर हजारों श्रोताओं के चहेते बन जाते हैं। कुछ लोगों ने अपना दोस्त भी मानने लगते हैं। ठीक है, तो कंपेयर को किसी भी कार्यक्रम के पहले से तैयार आइटमों को पूरी तरह सुन लेना चाहिए, फिर कार्यक्रम के अवधि के अनुसार अपनी ओर से छोटी छोटी उपयोगी जानकारियों में समावेश कर देना चाहिए। बीच बीच में गीत भी बजते रहते हैं। एफएम चैनलों पर ही कंपेयर, जो एफएम चैनल होते हैं ना, उन पर कंपेयर ही उद्घोषक का ही दायित्व संभाल लेते हैं। ठीक है, आइए अब राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के विविध कार्यक्रमों की कंपेयरिंग के आंसर का उदाहरण देखते हैं। जैसे विविधा की एक इंद्रधनुष महफिल में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, और आज की इस महफिल में मैं हूं आपके साथ आरती। नमस्कार। तो इस तरह से कुछ कंपेयर के कुछ उदाहरण आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है ना। गीत सुनो गुजर क्या गाए, सुनो गुजर क्या गाए, समय बदलता जाए, तो इस तरह के गीत है। ठीक है ना। फिर वार्ता हो जाती है, वार्ता के बाद रागनी का टेप बजता है, फिर इस तरह से। ठीक है, ओके, तो हो गई। अब वार्ता ले लेते हैं, यहाँ पर वार्ता को देख लेते हैं। वार्ता का मतलब क्या होता है, बातचीत करना, यही होता है ना। तो वार्ता उच्चारित शब्द कार्यक्रमों की मूलभूत विधा होती है। उच्चारित यानी कि जो बोले जाते हैं। यदि आप किसी भी रेडियो केंद्र के कार्यक्रमों की सूची और उसके अंतर्गत प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुनेंगे, तो उनमें आपको कई बार वार्ताओं का अवश्य जिक्र मिलेगा। तो जो वार्ता होता है आमतौर कार्यक्रम प्रसारित करने का आसान तरीका माना जाता है। कोई पर्व हो, त्योहार हो, कोई घटना हो, कोई भी महत्वपूर्ण घटना हो गई, अचानक किसी विषय पर कार्यक्रम प्रसारित करना हो, तो बस किसी को फोन किया और वार्ता लिख लाने का अनुरोध कर दिया। हालांकि सच्चाई यही है कि वार्ता का सचमुच वार्ता बन पाना कम ही होता है, यानी वार्ता लिखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो वार्तालाप करना यानी बातचीत करते, चौपाल जो आता है वो भी एक तरह से वार्तालाप के अंतर्गत ही आ जाता है कि एक टॉपिक होता है किसान का, और उसमें किसान से एक टॉपिक लेते, कभी दवा के बारे में, कभी रसायन के बारे में, कभी खेती के बारे में, कभी किसी खेती के बारे में, फिर वहां पे पूरी बातें होती हैं। तो वार्ता यानी अंग्रेजी में टॉक, हिंदी नाम है, हिंदी का, ठीक है, का हिंदी नाम। और समझने के लिए हम समझ सकते हैं अखबार पत्र पत्रिकाओं में लेख छपते, इस तरह रेडियो पर वार्ता होती है। ठीक है, ओके, तो वार्ता हो गया ना। तो वार्ता का मतलब क्या हुआ, बातचीत करना। वार्ता रेडियो पर अर्थ बन जाता है श्रोताओं से बातचीत करना। ठीक है, अब वार्ता के आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं, तो वार्ता के आवश्यक तत्व क्या होंगे, आकर्षक आरंभ, सबसे पहले आकर्षक आरंभ यानी स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए।
पहला वाक्य सुनते ही जो श्रोता होता है वार्ता के विषय के प्रति उत्सुकता उसमें जाग जाए। ठीक है, उत्सुकता जगेगी तभी तो पूरे कार्यक्रम को सुनने बैठेगा और लास्ट तक सुनेगा ना। यदि स्टार्टिंग ही अच्छी नहीं होगी तो श्रोता फिर दूसरा चैनल बदल लेगा, कुछ और देखने लगेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर वार्ता का जो स्टार्टिंग जो है वो अच्छा होना चाहिए, आरंभ जो है वो अच्छा होना चाहिए, महत्वपूर्ण भी ये माना जाता है। अगर किसी पौधे की जड़ से आलू निकाले और शाखाओं पर टमाटर लगे तो आपको कैसा लगेगा। मान लीजिए ट्रांसजीनिक पौधों पर विज्ञान वार्ता और यदि वैज्ञानिक शब्दावली वाली औपचारिक शुरुआत हुई तो आम श्रोता नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इस विषय पर वार्ता की शुरुआत निम्नलिखित तरह से की जाए, गांव वाले उसमें की जाए, जैसे गांव के जो किसान होते हैं, कृषक होते हैं, और जब उसको जिस समझते उस लैंग्वेज में, उस भाषा में यदि वार्ता की जाए कि अगर किसी पौधे की जड़ से आलू निकाले और शाखाओं पर टमाटर लगे तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो कोई गप या चमत्कार नहीं बल्कि सच्चाई है, तो लोग उसे सुनेंगे। लेकिन ट्रांसजेनिक पौधे की बात पर आप शुरू से स्टार्टिंग कर देंगे तो लोग जब ट्रांसजेनिक का मतलब ही नहीं जानते तो उस चीज को कैसे सुनेंगे। उन्होंने अपना चैनल बदला और वो दूसरा रेडियो को प्रसारण लगाना शुरू हो गए। ठीक है ना। तो ये होता है वार्ता। बोलचाल की भाषा, वार्ता चाहे जिस विषय पर हो ऐसी सरल सहज बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए कि श्रोता उसे आसानी से समझ सके। वार्ता में सामग्री तो हो लेकिन विद्वान से विद्वान को भी रुचकर लगे, उन्हें भी कुछ नई जानकारी मिल सके। ठीक है ना। जो पूछने वाले होते, क्योंकि वार्ता में दो लोग होते हैं, एक बताते हैं और एक पूछते हैं। पूछने वाला भी जानकार होता है लेकिन जो बताने वाला है वो ऐसी जानकारी बताए कि पूछने वाले को भी कुछ नहीं मिले, किंतु भाषा इतनी सरल हो कि पान की दुकान पर बैठे श्रोता भी उस विषय पर कुछ जान सके। ठीक है। आंकड़ों की भरमार उसमें नहीं होनी चाहिए, आंकड़े कम होने चाहिए, क्योंकि हमें दिखे नहीं, वो सुनाए जाने हैं। तो सुनने में आंकड़े जब सुने जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। भाषा में चित्रात्मकता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यानी भाषा ऐसी हो जिसमें दृश्य का निर्माण हो। भाषा में जरा भी जटिलता है, उलझाव नहीं होना चाहिए, वरना कार्यक्रम कोई नहीं देखेगा। ठीक है। ये वो यहाँ वहां अतएव चूक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े शब्दों के बजाय छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वार्ता में जब भी किसी स्थान, उपकरण, किताब, किसी अन्न का नाम आए तो स्पष्ट उपकरण आदि होने चाहिए। ठीक है ना। तो बोलचाल की भाषा भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वार्ता का अर्थ है बातचीत, आमने सामने की बातचीत में तो सामने वाला हाँ हूं करता रहता है, किंतु रेडियो वार्ता में वार्ताकार स्टूडियो में अकेला होता है तो श्रोता उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर हो सकते हैं, इसलिए उन्हें वार्ता में आइए हम देखते हैं, चलिए अब हम देखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपको नहीं लगता जैसे वाक्यांश का प्रयोग करना चाहिए और सतत प्रवाह होना चाहिए। कोई भी वार्ता केवल 5 से 7 मिनट तक उचित होती है और उससे अधिक अवधि में आमतौर पर श्रोता का ध्यान हटने लगता है, इसलिए उसकी जानकारी जो है कम होनी चाहिए, लेकिन जो विषय की जानकारी है कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। वहां पर सतत प्रभाव कंटिन्यू होना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और वार्ता के विषय का कोई एक पहलू ज्यादा समय ले जाए और कई पहलू जो है वो ना हो पाए तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। ओके, ये वार्ता हो गया। वार्ता कितनी तरह की होती है। लाख की कला, हमारी धरोहर, विदेशों में हजारा, समुद्र खजाना, ये सभी वार्ताओं के प्रकार के अंतर्गत आ जाते हैं। आप साक्षात्कार या भेंट वार्ता देख लेते हैं। ठीक है। रेडियो कार्यक्रम की अत्यंत महत्वपूर्ण विधा, जो भी हम देख के आ रहे हैं ना, ये रेडियो की विधा है। अब आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जितना भी कंपोजिंग, वार्तालाप है, साक्षात्कार, उद्घोषक जो देख के आ रहे हैं ना, ये रेडियो की विधाएं। रेडियो की विधा कौन कौन सी होती है तो यही आपको लिखना है। ठीक है ना। ओके। तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो साक्षात्कार और साक्षात्कार का मतलब तो हम जानते हैं कि इस वार्ता का रेडियो टेलीविजन में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है और नाम से स्पष्ट है कि जहां वार्ता में एक ही व्यक्ति अपना आलेख पढ़कर सुनाता है और इस विधा में किसी से भेंट की जाती है, यानी दूसरे एक व्यक्ति भेंटकर्ता के रूप में किसी विशेषज्ञ अथवा व्यक्ति से प्रश्न पूछता है और वह उसका जवाब देते हैं। वो कोई भी हो सकता है, किसी नेता से, खिलाड़ी से, कलाकार से, किसी के बारे में भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आम जनता के सामने विचार राय रखे जाते हैं। साक्षात्कार या भेंट वार्ता होती है। ठीक है। आम बजट की प्रस्तुति के बाद आम जनता से जानने का प्रयास किया जाता है कि उसे बजट कैसा लगा। कई बार फिल्म संबंधी कार्यक्रमों में सिनेमा दर्शकों से किसी फिल्म के विषय में उनके विचार भेंट वार्ता के माध्यम से रिकॉर्ड लिए जाते हैं, है ना। भेंट वार्ता चाहे लता मंगेशकर से, महान कलाकार से, कन्या सुनील गावस्कर से, खिलाड़ी अमिताभ बच्चन अभिनेता से, किसी सामान्य व्यक्ति से अत्यंत कुशलता की आवश्यकता होती है, तो ये क्या कहलाता है, भेंट वार्ता कहलाता है। तो ये तो देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है। भेंट वार्ता यानी मिलना, दो लोग होते हैं और साक्षात्कार में भी यही होता है, साक्षात्कार और भेंट वार्ता। चलिए, सावधानियां भी यहाँ पे दिया हुआ है। भेंट वार्ता में क्या होता है कि प्रश्नों को पहले लिख के रख लिए, तैयार कर लिए होते हैं, यानी
भेंट वार्ता को पहले से प्रश्न तैयार कर लिए होते हैं कि क्या क्या हमें प्रश्न पूछने हैं, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्रश्न कहीं रह ना जाए। भेंट वार्ता को भेंट देने वाले के साथ अत्यंत विनम्रता एवं आत्मीयता का व्यवहार करना चाहिए, गुण उसकी विशेषताएं हैं। भेंटकर्ता को भेंट देने वाले के साथ, ठीक है, भेंटकर्ता को भेंट वार्ता करने से पूर्व भेंट देने वाले के साथ बैठकर यानी साक्षात्कार लेने के बाद साक्षात्कार लेने वाले के साथ बैठकर आवश्यक जानकारी जुटा लेनी चाहिए ताकि कोई संशय न रह जाए, ठीक है ना। कुछ भेंटकर्ताओं में भेंटकर्ता भेंटदाता की तरह हर बार हाँ जी अच्छा जी की तरह लगाकर बोलता रहता है, जो बहुत कुछ बुरा लगता है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो ये क्या चले आ रही है, इसकी विशेषताएं कुछ चली आ रही, कुछ बातें चली आ रही हैं जो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए भेंट वार्ता में, ठीक है। भेंटकर्ता को सत्य के प्रति समर्पित रहते हुए निडर होकर भेंट देने वाले सरकारी अधिकारी या मंत्री से जब बात चलती है सच्चाई जानने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसके लिए उसको आंकड़ों का भी यहाँ पे सहारा लेना चाहिए, ठीक है। कई बार भेंटकर्ता को किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट वार्ता करनी पड़ सकती है जो बोलने में संकोच करता हो, बहुत कम बोलता हो या माइक्रोफोन के सामने बोलने से घबराता हो, तो हर कोई अच्छा वक्ता नहीं होता है। ऐसी स्थिति में भेंटकर्ता को बड़ी कुशलता और चतुराई से स्थिति को संभालना पड़ता है और बात को निकलवानी पड़ती है। तो ये जो है ये क्या है, ये भेंट वार्ता करते समय कुछ सावधानियां, ठीक है, कुछ विशेषताएं। ओके, यहाँ पे भेंट वार्ता दी हुई है, ठीक है। क्या क्या तैयारी करवा देंगे समय, तो वही जो भी जस्ट अभी बताए, भेंट वार्ता करते समय यही तैयारी करनी चाहिए, होनी चाहिए। भेंट वार्ता करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, जो भी ऊपर देख के आए यही है, ठीक है। ओके, परिचर्चा। अब परिचर्चा क्या है, परिचर्चा में ज्यादा लोग होते हैं। चर्चा वार्ता में एक लोग हो सकते हैं, दो लोग हो सकते हैं, लेकिन जब परिचर्चा होती है तो किसी विशेष विषय पर एक विशेषज्ञ, जिसे हम वार्ताकार कहते हैं, सरल भाषा में जानकारी देता है, ठीक है ना। तो इस विधा में किसी विशेष विषय पर एक विशेषज्ञ, जिसे हम वार्ताकार कहते हैं, सरल भाषा में जानकारी देता है। और कई बार वार्ता का विषय ऐसा भी होता है जिसमें तथ्यात्मक और सूचनात्मक जानकारी के स्थान पर वार्ताकार अपने विचार प्रदान करता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय विकास में युवाओं की समस्या या बाल अपराध की समस्या की परिचर्चा हो गई, तो एक ये टॉपिक हो गया और इसमें वार्ताओं में किसी एक ही व्यक्ति के विचार सामने आते हैं, ठीक है। और एक ही विषय पर अलग अलग विशेषज्ञों व्यक्तियों को अलग अलग विचार होते हैं, इसलिए ऐसे विषय जो विचार विमर्श की मांग करते हैं उन पर अलग अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। तो परिचर्चा विधा इसी आवश्यकता की पूर्ति करती है और परिचर्चा में एक ही विषय पर उस विषय से जुड़े 4 लोग विचार विमर्श करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, मंच वगैरह जनरली टीवी वगैरह में देखते हैं, वो परिचर्चा ही होती है, ठीक है ना। ओके, राइट। इसमें बहुत सारे प्रतिभागी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और 4 प्रतिभागियों में से कोई एक परिचर्चा के संचालक या नियामन का दायित्व संभालता है, ठीक है। उसके बाद और लोग जो होते हैं, जो सवाल करता है उसका वो जवाब देते हैं, तो परिचर्चा होती है, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा ये आज का टॉपिक, और अच्छा टॉपिक था इसमें, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे, संचालक की क्या भूमिका होती है वार्तालाप में, हम ऊपर देख ही चुके हैं, सारांश आ गया। और ये जो यूनिट है हमारा फिनिश्ड हो चुका है। अब 6 यूनिट बचा है, डॉक्यूमेंट्री, रूपक पत्रिका और व्यक्ति चित्र। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है। और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करके व्हाट्सएप से हमसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय।